साथियों, आप सभी का विजय जंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेट्रोपोल एकीकृत चेक पोस्ट के संबंध में। तो देख लेते हैं यह पेट्रोपोल जो एकीकृत चेक पोस्ट है या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, यह वर्तमान में चर्चा में क्यों आया। तो हुआ यह कि पश्चिम बंगाल जो है वो 1 महीने से अधिक समय के बाद उत्तर 24 परगना जिले में स्थित पेट्रोपोल एकीकृत चेकपोस्ट के माध्यम से पड़ोसी बांग्लादेश के साथ पुनः द्विपक्षीय व्यापार शुरू करेगा। अब यह बंद क्यों हुआ था? तो बंद यह इसलिए हुआ था, कोविड-19 जो महामारी फैली उसके मद्देनज़र जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया था, उसकी वजह से ये जो चेकपोस्ट था, एकीकृत चेकपोस्ट, इसको बंद कर दिया गया था और दोनों देशों के मध्य जो व्यापार था वह रोक दिया गया था। अब इस चेकपोस्ट के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देख लें तो यह जो पेट्रोपोल एकीकृत चेकपोस्ट है, यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य पेट्रोपोल बेनापोल सीमा चौकी पर भारत की ओर स्थित एक चेकपोस्ट है। अर्थात जो पेट्रोपोल नामक स्थान है वो आपका पश्चिम बंगाल में आता है और बेनापोल जो है यह बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। यह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बोगांव के निकट बांग्लादेश भारत सीमा पर अवस्थित है तथा पेट्रोपोल पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र स्थलीय पोर्ट है और इसके साथ ही यह एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन भी है। और इस स्थलीय पोर्ट के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला जो टोटल व्यापार होता है उसका लगभग 60% जो द्विपक्षीय व्यापार है वो इसी स्थलीय पोर्ट के माध्यम से होता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने चर्चा की 24 परगना के संबंध में। तो 24 परगना की जब हमने चर्चा की तो इससे संबंधित इतिहास में थोड़ा यदि जाएं तो जब प्लासी का युद्ध होता है, यह युद्ध होता है आपका 23 जून 1757 को। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हटा करके उसकी जगह पर बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का पहले सेनापति था, तो इसको मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। और यह जब बंगाल का नवाब बनता है तो मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्रदान की थी, क्योंकि इस प्लासी के युद्ध में विजय किसकी हुई थी? कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। तो मीर जाफ़र ने, चूँकि मीर जाफ़र कंपनी के सहयोग से ही बंगाल का नवाब बना था, तो इसने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्रदान की थी। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है बंगाल के नवाब से कि प्लासी के युद्ध के पहले बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। और यह प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मीर जाफ़र। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध जब होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वो लॉर्ड क्लाइव था। और इस युद्ध के बाद भारत में बंगाल का जो पहला गवर्नर बनता है वह कौन था? लॉर्ड क्लाइव ही था। और यह 2 बार 2 कार्यकाल के लिए गवर्नर बनता है। एक पहला ये तो 1757 से लेकर 60 तक, फिर 1765 से लेकर के 1767 तक रहता है। अब क्लाइव की भी चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इंग्लैंड में क्लाइव ऑफ इंडिया की एक मूर्ति है। इस मूर्ति को हटाने की मांग चल रही है, जैसा कि नक्सल रेसिस्ट के संबंध में जो अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा है, तो उसी मूवमेंट के तहत जो है इंग्लैंड में भी क्लाइव ऑफ इंडिया की जो मूर्ति है उसको हटाने की मांग चल रही है। यह कहा जा रहा है कि जो क्लाइव, जब यह बंगाल में गवर्नर था भारत में, तो इसकी जो नीतियाँ थी काफ़ी शोषणकारी थी और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा उनका शोषण हुआ था। तो इस वजह से भी क्लाइव चर्चा में है। तो आपसे डायरेक्ट यह प्रश्न ना पूछ करके कि क्लाइव ऑफ इंडिया की मूर्ति कहाँ पर है, आपसे क्लाइव के संबंध में जो इतिहास में उसके द्वारा जो गवर्नर के रूप में कार्य किया गया है उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, या उससे संबंधित जो घटना है जैसे कि प्लासी का युद्ध वगैरह हो गया, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप उसको याद रखिएगा। इसके अलावा जब हमने चेक पोस्ट की बात की तो जनवरी 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से जोगबनी बिराटनगर सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। और यह नेपाल सीमा पर दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट था। और पहला जो एकीकृत चेक पोस्ट भारत और नेपाल के बीच मध्य है वो कौन सा है? वर्ष 2018 में रक्सौल बीरगंज सीमा पर बनाया गया था। तो चूँकि चेक पोस्ट जो है चर्चा में रहे हैं, तो याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ लेता है ये जो चेक पोस्ट के नाम होते हैं इनको मिलान करने के लिए कि ये भारत और किस देश की सीमा
पर यह चेक पोस्ट है, जैसे कि पेट्रोपोल जो एकीकृत चेक पोस्ट है, पूछ सकता है कि यह असम में है, मणिपुर में है, या नागालैंड में है, या कहाँ पर है, या नेपाल की बॉर्डर पर। तो याद रखिएगा वह आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर है। तो इसी प्रकार से जोगबनी विराटनगर नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है, और रक्सौल बीरगंज भी आपका कहाँ पर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। तो इस प्रकार से ये जो एकीकृत चेक पोस्ट कहाँ पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। इससे प्रश्न मिलाने के लिए, परीक्षा में मिलान करने के लिए बन सकता है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैप में भी आप देख सकते हैं, ये जो हमने अभी चर्चा की पेट्रोपोल चेक पोस्ट की, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, ये आपका पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पर ये आपका चेक पोस्ट स्थित है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये स्थलीय भाग में यह चेक पोस्ट है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे #iCOMET इनिशिएटिव जो चलाया गया है, या iCOMET पहल, इस पहल के बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #iCOMET पहल की शुरुआत की है। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। और इस वर्ष की जो थीम थी वह क्या थी, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी इस वर्ष की थीम थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह #iCOMET पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो यह विद्युत मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब यह पहल प्रारंभ क्यों की गई, तो यह पहल जो है, यह भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए सभी हितधारकों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एवं व्यक्तियों को ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। मतलब कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब यह है कि इस पहल का उद्देश्य है कि लोगों को, या जो संस्थाएं हैं, उनको उन चीज़ों या उन उपकरणों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना कि जो ऊर्जा दक्ष हों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे ले चलने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि ऊर्जा दक्षता या एनर्जी इफ़िशियंसी क्या होती है, तो इसको ऊर्जा दक्षता या एनर्जी इफ़िशियंसी को एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका एक कमरा है जिसमें आप पढ़ते हैं। मान लीजिए कि उसमें आपको पढ़ने के लिए जो लाइट की आवश्यकता है, वह लाइट की आवश्यकता आप 100 वाट का एक बल्ब लगाते हैं, तो उस 100 वाट के बल्ब से सफिशिएंट लाइट आपको मिल जाती है, जिससे आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। अब चूँकि यह बल्ब कितने का है, 100 वाट का है। अब 100 वाट के बल्ब की जगह यदि आप LED का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, तो LED का बल्ब मान लीजिए कि आपने 20 से 25 या इससे भी कम वाट का आप इस्तेमाल लगाते हैं कमरे में, तो उतने ही रोशनी, जितना 100 वाट का बल्ब दे रहा था, उतनी ही रोशनी आपका 20 से 25 वाट का जो LED बल्ब है वह भी देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 100 वाट का जो बल्ब था और यह जो LED बल्ब है, इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है, जो आपका LED बल्ब है। क्यों? क्योंकि वो कम ऊर्जा में ही उतनी ही रोशनी दे रहा है जितनी रोशनी आपका 100 वाट का बल्ब दे रहा था। तो ये इस तरीके से आप ऊर्जा दक्षता को समझ सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। तो हमें इस पहल के माध्यम से ये ऊर्जा दक्षता की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल प्रारंभ की गई है। और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक संस्था आती है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL। इसके द्वारा शुरू की गई, मतलब इसके अंतर्गत जो संस्था है विद्युत मंत्रालय के तहत, उस ये EESL, इसके द्वारा ही इस पहल को प्रारंभ किया गया है। तो यह जो #iCOMET पहल है, इससे सरकारों, कंपनियों तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक एवं व्यक्तियों, जो भी व्यक्ति हैं, उनको एक साथ लाया जाएगा, जिससे कि फ्यूचर के लिए हम एक प्लान बना सकें कि जिससे कि आप नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ और ऊर्जा दक्षता की तरफ आगे चल सकें। तथा इस पहल से, यह जो इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है, इससे भारत सरकार की जो कई सारी जो योजनाएं हैं, जहां पर चीज़ों को ऊर्जा दक्ष बनाया जा सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सारी योजनाओं को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे कि भारत सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020, फेम इंडिया, इसके 2 फेज हैं, फेम इंडिया फेज 1 और फेज 2। इस फेम का फुल फॉर्म क्या है, तो फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में उदय योजना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना या अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
इम्प्रूवमेंट योजना जिसको हम लोग आदित्य के नाम से जानते हैं, इसके अलावा सौर पार्क, अटल ज्योति योजना आदि जो भी अन्य प्रमुख उपक्रम हैं या जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन सबको इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है या उनको जोड़ा जाएगा। अब यह जो पहल जिस संस्था के द्वारा प्रारंभ की गई है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, तो इस पहल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो यह भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है और यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि कई सारी संस्थाओं का क्या है, यह संयुक्त उद्यम है। जैसे कि इसमें एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं पावर ग्रिड, इन सब का यह क्या है, एक जॉइंट वेंचर है या संयुक्त उद्यम है। और यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। और ये इसके गठन की बात करें कि इसका स्थापना कब हुई, तो इसका गठन वर्ष 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिए कब इसका स्थापना हुई, 2009 में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल या हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। तो क्यों प्रारंभ किया गया है, तो इसको जो प्रारंभ करने का उद्देश्य है वह कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया। अब हरा भरा और स्वच्छ बनाने का मतलब कि जो कार्यस्थल, जो बिल्डिंगें होंगी उनको इस प्रकार से डिजाइन करना या वहाँ पर ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करना कि जिससे वो उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके, या बिल्डिंग की डिज़ाइन ऐसी रखी जा सके कि वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो और जो एसी वगैरह की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके, या ऐसी चीज़ों का वहाँ प्रयोग करना कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो पैथोजेंस होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उस बिल्डिंग में प्रवेश ना कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना, तो इसके लिए यह जो पहल है इसको प्रारंभ किया गया है। और इसको प्रारंभ किसने किया है, तो ये सारे जो उद्देश्य हैं कि अर्थात कार्यस्थलों को स्वच्छ एवं हरा बनाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की है, तो इसने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के मैत्री कार्यक्रम की साझेदारी में हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल की या इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो यह पहल की शुरुआत किससे हुई, मैत्री का पूरा जो नाम है, मैत्री का पूरा नाम यदि देखें तो यह है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो यह जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत इस पहल को प्रारंभ किया गया है। अब ये जो मैत्री की बात करें तो मैत्री जो है यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और USAID के बीच भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। अब यदि इसके उद्देश्य की बात करें कि यह जो मैत्री है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य इमारतों के भीतर एक मानक अभ्यास के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेजी लाना तथा विशेष रूप से इमारतों के शीतलन पर ध्यान केंद्रित, मतलब कूलिंग पर उसके ध्यान केंद्रित करना। अब थोड़ी चर्चा हम लोग US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है इसके बारे में बात कर लें। तो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यह अमेरिका के संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो मुख्य रूप से नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता के लिए जिम्मेदार अर्थात रिस्पॉन्सिबल है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी आधिकारिक सहायता एजेंसियों में से एक है। और अमेरिकी कांग्रेस ने 4 सितंबर 1961 को विदेशी सहायता अधिनियम अर्थात फॉरेन असिस्टेंस एक्ट पारित किया, जिसने इस एक्ट ने अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया एवं आर्थिक सहायता के लिए एक एजेंसी के निर्माण को अनिवार्य बनाया। और इसी के तहत 3 नवंबर 1961 को USAID अस्तित्व में आती है। और USAID यह पहला अमेरिकी विदेशी सहायता संगठन है जिसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना। तो किस पर, दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। आगे चलते हैं, आगे है साल भर 60 अभियान। तो यह साल भर 60 कैंपेन। अब कई बार क्या होता है कि इस तरह के कैंपेन जो होते हैं, जो नाम थोड़े से अजीब लगते हैं, तो इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि यह कैंपेन किस संबंध में है। तो हुआ यह है कि हाल ही में साल भर 60 अभियान को या कैंपेन को हरिद्वार की एक
12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता जिनका नाम है रिद्धिमा पांडे, इनके द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन इसको आरंभ किया गया है और इस अभियान को एक वेबसाइट द्वारा जारी एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अब इस अभियान में है क्या, तो इस अभियान में सरकार से शहरों में PM 2.5 अर्थात पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर 60 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की जा रही है। मतलब इनकी मांग है कि जो शहरों में जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है इसका स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यह स्टैंडर्ड जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है अर्थात CPCB, उसके द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। 24 घंटे के लिए इसको निर्धारित सुरक्षित सीमा बताया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह अभियान किसी से संबंधित है। अब चूंकि यहाँ पर हमने CPCB अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात की है, तो इसके संबंध में हम लोग ने विस्तार से चर्चा, जो 9 जून का करंट अफेयर का वीडियो था उसमें हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी, और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो CPCB अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह एक सांविधिक संगठन है अर्थात स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम के माध्यम से, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 जो है, उस 1974 के अधिनियम के अंतर्गत 22 सितंबर 1974 को इसको स्थापित किया गया था या इसका गठन किया गया था। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा कि किस अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था, और इसके बारे में पूरी डिटेल से जो चर्चा हमने की थी वो 9 जून के करंट अफेयर में विस्तार से देखा था यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म के संबंध में। तो इसके बारे में बात करें तो 5 जून अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपशिष्ट खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट अर्थात जो वेस्ट मटेरियल हैं तथा वायु प्रदूषकों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। और याद रखिएगा, ये इस प्रकार का ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो है, मतलब इसको स्थापित करने वाला या प्रारंभ करने वाला जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। तो याद रखिएगा कि यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं इसमें, तो इस प्लेटफॉर्म का जो संचालन है वो आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम अर्थात आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, जो शॉर्ट में हम लोग APEMC के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। जिसके ऊपर मतलब ये जो आपका APEMC है, आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, इसके ऊपर राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक अवशिष्ट को सुरक्षित निपटान की जिम्मेदारी होगी। और यह APEMC उद्योगों से संग्रहित किए गए अपशिष्ट को प्रबंधित करेगा, और इस अपशिष्ट को जो उनसे संग्रहित किया जाएगा, इस अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों जैसे लाल एवं नारंगी के अनुसार खतरनाक, गैर खतरनाक या ई अपशिष्ट के रूप में सुव्यवस्थित किया जाएगा, मतलब उनको कैटेगराइज किया जाएगा, तथा विभिन्न अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर वैज्ञानिक रूप से इनका निपटान किया जाएगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन उद्योगों के पास अपनी स्वयं की अपशिष्ट निपटान प्रणाली नहीं है, वे APEMC से संपर्क करके अपशिष्ट के संग्रहण एवं सुरक्षित निपटान की व्यवस्था करेंगे। तथा यह जो अपशिष्ट निपटान के लिए APEMC है, इसे आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह काम करेगा, जिसमें उद्योगों से लेकर के निपटान केंद्र तक अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा शामिल किया जाएगा। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इस प्रकार यह प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, यह प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, ऑडिट, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। और यह जो प्लेटफॉर्म है वो 6R के सिद्धांतों को, अब ये 6R क्या है, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूज, रीडिजाइन, रिफर्बिश और रीमैन्युफैक्चरिंग का पालन इसके द्वारा किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सुंदरवन में सौर माइक्रोग्रिड के संबंध में या सोलर माइक्रोग्रिड्स इन सुंदरवन। तो सुंदरवन में स्थापित सौर माइक्रोग्रिड जो हैं, ये यहाँ के कई स्थानों को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये सौर माइक्रोग्रिड किसे कहेंगे इसको देखें, तो सौर माइक्रोग्रिड जो होते हैं ये छोटे एवं स्थानीय ग्रिड होते हैं, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके 10 से लेकर के 100 किलोवाट क्षमता की बिजली आपूर्ति करते हैं। मतलब इनकी जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, 10 से लेकर के 100 किलोवाट वो कैपेसिटी वाले क्या कहेंगे, ये माइक्रोग्रिड, सौर माइक्रोग्रिड के अंतर्गत आते हैं।
और सुंदरवन में स्थापित सौर माइक्रो ग्रिड जो हैं ये मुख्य ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब जो मेन ग्रिड है उससे नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, ऑफ ग्रिड है। मतलब ये क्या करते हैं कि बिजली को, मतलब जो सौर एनर्जी होती है उसको स्टोर करते हैं, मतलब दिन में ये एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होगी उसको स्टोर करेंगे और रात में बैटरी में स्टोर कर लेंगे और रात में उस बैटरी के माध्यम से उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये केवल स्थानीय आबादी को क्या करते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, क्योंकि मुख्य ग्रिड से जुड़े हुए नहीं हैं, तो जो लोकल जहाँ पर ये इनको स्थापित किया गया होगा सौर माइक्रो ग्रिड को, वहाँ पे लोकल स्तर पर ही इसको आपूर्ति इससे हो पाएगी। तथा गैर लाभकारी संस्थान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया तथा WWF इंडिया ने सुंदरवन के एक भाग सतजेलिया द्वीप में 6 माइक्रोग्रिड का निर्माण किया है, जिनमें से प्रत्येक में 10 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है, जो लगभग 600 परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सतजेलिया द्वीप। तो पूछा जा सकता है कि सतजेलिया द्वीप कहाँ संबंधित है, तो सुंदरवन से संबंधित है, या सुंदरवन ना देकर के कहेगा कि बंगाल की खाड़ी दिया जाओ, तो याद रखिएगा सतजेलिया या फिर बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से कई बार द्वीपों के नाम पूछ लेता है जिसको हम लोग कई बार नहीं सुने होते हैं, तो इसको याद रखिएगा सतजेलिया द्वीप कहाँ संबंधित है, सुंदरवन से। इसी तरह के एक ग्रिड को शीघ्र ही सुंदरवन के कुमिरमारी द्वीप एवं गोसावा ब्लॉक में भी स्थापित किया जाएगा। तो ये दोनों द्वीप के नाम याद रखिएगा, कौन कौन से, एक आपका सतजेलिया द्वीप और दूसरा है कुमिरमारी द्वीप। ये दोनों ही सुंदरवन में है। ये सुंदरवन नाम नहीं दिया होगा तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा 1990 के दशक के मध्य से सुंदरवन में दुनिया के सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान लगभग 2 लाख ऑफ ग्रिड कनेक्शन जो है यहाँ स्थापित किए गए हैं। हालांकि वर्ष 2012 से इस क्षेत्र में मुख्य धारा के जो विद्युत ग्रिड की पहुंच होने के बाद, मतलब जो आपका पावर एजेंसियां होती हैं वहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ तक पहुँचने की वजह से क्या है कि ये जो सौर ऊर्जा ग्रिड हैं इनका प्रभाव कम हुआ है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा समर्थित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन अर्थात इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग ICZM कहते हैं, तो एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत मुख्य ग्रिड की पहुंच को क्या है, सागर द्वीप तक पहुंचाया गया। मतलब इसकी जो पहुंच है मुख्य ग्रिड की कहां तक हो गई है, वो सागर द्वीप तक हो गई है। तो सागर द्वीप कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना अर्थात इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICMJ जो है, यह एक विश्व बैंक समर्थित परियोजना है। तो यहाँ पर आपके लिए याद रखने वाली चीज़ क्या है कि यह परियोजना किसके सपोर्ट से चलाई जा रही है, किससे समर्थित परियोजना है, तो वर्ल्ड बैंक से समर्थित है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की जगह UN दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यह वर्ल्ड बैंक की समर्थित परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में व्यापक तटीय प्रबंधन दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है। और यह जो अवधारणा है, मतलब इसके एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना की, यह अवधारणा पहली बार आती कहाँ, तो यह अवधारणा पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट जो हुआ था उस दौरान ये अस्तित्व में आती है। और यहीं पर जो एजेंडा 21 अपनाया गया था तो उस एजेंडा 21 में भी यह शामिल रहा है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग एक और संस्था है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। तो SICOM, इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में की गई थी। और यदि इसके कार्यों की बात करें तो इसका कार्य जो है वो भारत में तटीय क्षेत्र प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन में सहायता करना और भारत के तटीय क्षेत्र के प्रबंधन के लिए अनुसंधान और विकास अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका कार्य है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के संबंध में कर लें अर्थात WWF इंडिया। तो इसकी स्थापना जो है 27 नवंबर 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट अर्थात धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। और इसकी यदि मातृ संगठन या जो मातृ संस्था है वो कौन सी है, तो WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में हो रहे क्षय को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन के संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाना इसका उद्देश्य है। तथा जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और जो WWF इंडिया की उसकी कब हुई थी, 1969 में हुई है।
तथा यह जो WWF है, यह इसको स्थापित कहाँ गया था, तो इसको स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में है। आगे चर्चा कर लेते हैं चैलेंजर गर्त या चैलेंजर डीप के संबंध में। तो हुआ क्या है, अब हुआ यह है कि अंतरिक्ष यात्री एवं समुद्र विज्ञानी जिनका नाम है काथी सुल्लिवान, क्या नाम है, काथी सुल्लिवान, यह इतिहास में पहली महिला एवं 5वीं व्यक्ति बन गई हैं जो महासागरों में गहरे तल तक पहुंची। मतलब जो महासागर का जो भी पूरे महासागर हैं उनका जो सबसे गहरा तल है, जिसे हम लोग मरियाना ट्रेंच कहते हैं, मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप या चैलेंजर गर्त कहा जाता है, यहाँ पर वो पहुंची हैं। काथी सुल्लिवान जो हैं ये वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला थी तथा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग नोआ के नाम से जानते हैं, तो नोआ के अनुसार महासागर की जो औसत गहराई है होती है वो कितनी है, 12,100 फीट है। और इसके सबसे गहरे हिस्से जिसको चैलेंजर गर्त कहा जाता है, ये जो कि पश्चिमी प्रशांत कहाँ पर स्थित है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है। यह लगभग 36,200 फीट गहरा है। अब इसकी गहराई का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, यदि आप माउंट एवरेस्ट को उठाइए और इस गर्त में, या जो चैलेंजर गर्त है मरियाना ट्रेंच में, उसमें आप डाल दीजिए, तो उसमें डालने के बाद भी समुद्र का जो ऊपरी तल होगा उससे जो है 1.6 किलोमीटर, वो उसकी जो सबसे ऊपरी जो चोटी होगी माउंट एवरेस्ट की, वो 1.6 किलोमीटर नीचे ही होगी, मतलब समुद्र के तल से इतना नीचे होगी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना गहरा है। तथा जो चैलेंजर गर्त है, यह चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहाँ पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में भी कहाँ पर, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के पास मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तथा यह जो नोआ एजेंसी है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह अमेरिका के वाणिज्य विभाग के भीतर एक अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है और यह अपने महासागरों, प्रमुख जलमार्गों एवं वातावरण की स्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं ये जो मरियाना ट्रेंच है इसको, और जो अन्य जो यहाँ पर गर्त हैं या जो ट्रेंच हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, मतलब 11 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा है ये। इसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर है आपका मिंडियानो ट्रेंच है, और यहीं पर ऊपर जाएंगे तो आपको, ये सब प्रशांत महासागर में है, ये आपका जापान ट्रेंच मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये कुरिल ट्रेंच भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे गहरा कौन सा है, मरियाना ट्रेंच है, उसके बाद आपका कुरिल ट्रेंच है, उसके बाद आपका जापान ट्रेंच आएगा, उसके बाद आपका कुरिल है, और उसके बाद मिंडियाना ट्रेंच है। इसके अलावा आप यहीं पर देखेंगे एक ट्रेंच और है, उसका नाम है जावा ट्रेंच। ये कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेता है इन गर्तों के नाम, कि कई सारे गर्त दे देगा और पूछ लेगा इस मतलब या मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा गर्त किस महासागर से संबंधित है। तो इसलिए थोड़ा सा गर्तों के नाम भी याद रखिएगा कि कौन सा गर्त कहाँ पे है। और थोड़ा सा फैक्ट की चर्चा और कर लेते हैं। तो यदि देखा जाए तो पूरे जो समुद्र हैं, जो महासागर है, इसमें मुख्यतः 57 गर्त हैं। कितने गर्त हैं, 57 गर्त हैं, जिसमें सर्वाधिक जो गर्तों की संख्या है वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में आप देखेंगे तो 32 गर्त मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अटलांटिक महासागर में 19 गर्त हैं, और हिंद महासागर में कितने हैं, 6 गर्त हैं। तथा जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे गहरा जो ट्रेंच है वो कौन सा है, मरियाना ट्रेंच है, और उसमें भी जो है आपका कौन सा है, चैलेंजर ट्रेंच, चैलेंजर गर्त है। अब यदि हम बात करें कि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, कई बार ऐसा ही पूछ लेता है कि जैसे कि ये तो पूरे जितने महासागर उनमें हैं, तो प्रशांत महासागर मरियाना हो गया। उसी प्रकार से अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा होगा, तो ये प्यूर्टोरिको गर्त है या पोर्टोरिको गर्त, दोनों नाम दे सकता है। प्यूर्टोरिको गर्त या पोर्टोरिको गर्त जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और अटलांटिक महासागर में एक गर्त और है जिसका नाम होता है रोमेशो गर्त।
रोमेशो गर्त है, यह भी याद रखिएगा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसके अलावा यदि आपसे बात किया जाए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसका जो सबसे गहरा गर्त है वो आपका है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त कहाँ पे है, तो वह आपका सुंडा द्वीप जो इंडोनेशिया यहाँ पर कहीं यहाँ पर आपका सुंडा गर्त है, जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और हिंद महासागर में ही आपका ये जावा ट्रेंच भी आता है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे जो उत्तर आपका प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर में भी स्पेसिफिकली जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ पर आपको मरियाना गर्त मिलेगा, टोंगा गर्त मिलेगा, फिलीपींस गर्त या फिलीपींस गर्त को हम लोग मिंदनाओ गर्त के नाम से भी जानते हैं, जापान गर्त मिलेगा। तो ये सारे गर्त याद रखिएगा किस महासागर से संबंधित हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कुछ। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टिडबिट्स करंट अफेयर को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व प्रत्यायन दिवस या वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे। तो एक्रीडिएशन जो होता है, इसका साधारण शब्दों में अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है मान्यता, मतलब किसी चीज़ को मान्यता प्रदान करना। तो विश्व मान्यता दिवस या विश्व प्रत्यायन दिवस दोनों कह सकते हैं, या वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे। तो हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस जो है मनाया जाता है। किस लिए? व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम, इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग या ILAC, इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रीडिएशन कॉरपोरेशन ने विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 के जो थीम तय की है, वो थीम क्या है? वह है एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो यह थीम याद रखिएगा, एक्रीडिएशन फूड सेफ्टी। और कब मनाया जाता है यह दिवस? 9 जून को। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के 2 मान्यता बोर्ड हैं जो मान्यता प्रदान करने का काम करते हैं। कौन कौन से? एक है आपका नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL, और दूसरा है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB। इसने एक वेबिनार का आयोजन किया इस दिवस के अवसर पर, मतलब इस दिवस को मनाने के लिए। और इस वेबिनार का जो विषय था वह क्या था? वह था रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी एंड इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव ऑन फूड सेफ्टी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन जो MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और डेनमार्क ने समानता, पारस्परिक आदान प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य मजबूत, गहरा और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौतों में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। और समझौते के तहत चिन्हित बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए, मतलब जिन जिन बिंदुओं को चिन्हित किया गया है उनके कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्यदल अर्थात जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी स्थापित किया जाएगा। तथा ये थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो वर्ष 1957 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेनमार्क यात्रा के साथ भारत और डेनमार्क के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाए कि भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में समझौता किया है, तो डेनमार्क के साथ किया है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन में है। आगे देखते हैं जावेद इकबाल बानी। तो जावेद इकबाल बानी को चर्चा में है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ कश्मीरी वकील जावेद इकबाल बानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, जावेद इकबाल बानी को कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। चूँकि अभी नया संसदीय प्रदेश बना है और पहले ये यहाँ के उपराज्यपाल हैं, तो इसलिए परीक्षा में इनका नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।